ત્યારે આઈપીઓનું મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે તો માઇક્રો અને એમએસએમઈને ધિરાણ કરતી એનબીએફસી આઈ ફાઇનાન્સનો આઈપીઓ આજથી ખુલ્યો છે। આ આઈપીઓમાં તમે બુધવાર સુધી ખાસ કરીને રોકાણ માટેની બીડ લગાવી શકો છો। 122થી 129 વચ્ચેની ઇશ્યુ પ્રાઇસ છે અને કંપનીના કામકાજ અને ગ્રોથ અંગે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે અત્યારે आई फाइनेंस एमडी संजय शर्मा साहब जुड़ाए गया है। संजय सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। और सर सबसे पहले तो यही चीज़ से जानना चाहूँगा कि आपका जो बिजनेस मॉडल है एनबीएफसी में ज़्यादातर फोकस एमएसएमई एसएमई के ऊपर है। सर किस तरीके का सर यहाँ पर फोकस आपका रहता है और किस प्रकार की लोन आप किस सेगमेंट को आप ज़्यादातर केटर करते हैं इसमें भी? नमस्कार नीरज जी। आई फाइनेंस जो सबसे अनऑर्गेनाइज माइक्रो स्केल के जो कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस में, उनको वर्किंग कैपिटल दिलवाता है। और हमारा लेंडिंग टिपिकली जो है 1 लाख से 2 लाख के बीच में वर्किंग कैपिटल के लिए दिए जाता है। हमारे साथ करीबन 5.8 लाख, करीबन 6 लाख आप मान लें कि कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। और ये बिज़नेस जो है 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में हम चलाते हैं। और इस तरह का छोटा बिज़नेस लोन 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का लोन कोई और कंपनी इस स्केल में नहीं देती। तो हमारा जो एसेट क्लास है वो काफ़ी अलग है। ग्रोथ खूब अच्छी रही है सालों साल। और अगर इस साल भी देखें तो सितंबर टू सितंबर अगर देखें तो हमारा 26% डिसबर्समेंट ज़्यादा हुआ है। नेट इनकम जो है खूब अच्छे तौर पे बढ़ी है। और ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस जो है बन चुका है और काफ़ी ग्रैनुलर बिज़नेस भी है। और इसमें आगे भी ग्रोथ करने के काफ़ी हमें व्यूज़ दिखते हैं। जी सर। सर आप जिस सेगमेंट को कैटर करते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इशू होता है। जैसे आपने बताया वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोन देते हैं तो वही एक बड़ा इशू होता है। तो सर आपने टिकट साइज़ तो बताया, लेकिन किस तरीके का अभी आपका ओवरऑल एक एयूएम है, किस तरीके से आप यहाँ पर एयूएम में आने वाले समय के अंदर ग्रोथ देख रहे हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाए? बिल्कुल। देखिए, आगे की ग्रोथ तो जो है हम हिस्टोरिकली अपनी ग्रोथ पीछे के जो उसके से आंक सकते हैं। ये एक सेगमेंट है जिसमें करीबन 7 करोड़ ऐसे माइक्रो लेवल के उद्योग और एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको कोई भी फंडिंग नहीं करता है। हम तो अभी 6 लाख ही पे पहुँचे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट मार्केट है और इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 3 साल का अगर हम CAGR देखें तो हम करीबन 43% के ग्रोथ से हमने ग्रो किया है। लेकिन पिछले साल हमने 25% का ग्रोथ दिखाया। तो ग्रोथ इस बिज़नेस में हमें काफ़ी दिखता है। ये बहुत एक नीड है सब हर एक जो है माइक्रो बिज़नेस की। और हमने ये भी दिखाया है पिछले 12 सालों में कि इसमें क्रेडिट कॉस्ट की बहुत वॉलेटिलिटी नहीं है। क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी मैनेज करके रखी जा सकती है और अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। पिछला साल एक मुश्किल साल था पूरी इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए भी जो है दिक्कतें थीं। लेकिन पिछले साल उन सब दिक्कतों के बावजूद FY25 में हमने रिटर्न ऑन एसेट करीबन 3.5% जो है दिया है। तो ख़राब साल में भी हम समझते हैं कि हम एक अच्छा ROA दे सकते हैं और रिटर्न ऑन एसेट अच्छे सालों में इससे बेहतर हो सकता है। जी सर, लेकिन ये सेगमेंट के अंदर थोड़ा इशू हमें स्ट्रेस को लेकर भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोन जो अनसिक्योर्ड होते हैं। तो सर यहाँ पर आपकी अभी असेट क्वालिटी का किस तरीके की स्थिति है और आने वाले साल में आपको लगता है कि ये यहाँ से भी और बेहतर स्थिति में आप आएंगे? बिल्कुल नीरज जी। क्रेडिट कॉस्ट का डाउन साइकिल अब ख़त्म हो चुका है और हम देख रहे हैं कि हमारे क्रेडिट कॉस्ट अगर सितंबर से गिरना शुरू हो तो 3 क्वार्टर हैं जब क्वार्टर दर क्वार्टर क्रेडिट कॉस्ट गिरती चली जा रही है। तो एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि क्रेडिट कॉस्ट कम होती जा रही है। मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो पीछे रह गई। हमारी क्रेडिट कॉस्ट हमेशा जो है 3.5% रहेगी, क्योंकि हमारा 2 साल का लोन है। तो आप इस तरह से लगाइए कि 100 कस्टमर अगर 5 उसमें से ख़राब होते हैं तो हमारे लिए तो वो 2 साल में उसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 3.5% दिखती है। अगर यही मैं मॉर्टगेज लोन दे रहा होता तो 5 साल 6 साल का लोन होता, उसी को 5 को अगर डिवाइड करूँगा तो वो 1 या 1.2% दिखती है। तो 3.5 से ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट हमारी गई नहीं है।
पिछले साल FY25 में भी हमारा ग्रॉस NPA 4.2 था, उससे पहले साल 3.2 था, तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत नहीं है, हम अच्छा मैनेज करते हैं। और यही देखते हुए काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी नामी नाम जो है हमारी एंकर बुक में उन्होंने एंटर किया है, क्योंकि उनको इसमें एक ग्रोथ की अपसाइड, एक क्रेडिट कॉस्ट का कंटेन्ड फ्यूचर दिखता है। जी। और सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, ये ओवरऑल जो IPO प्रोसीड्स होंगे सर, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन आप आने वाले समय के अंदर करेंगे? जी नीरज जी, हम एक ब्रांच बेस्ड कंपनी तो हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी पे भी उतनी ही तवज्जो है और क्रेडिट टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी एक्सपेंस और सेटअप है हमारी। ये पैसा जो आएगा वो ज़्यादातर जो है हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होगा। इस पैसे जो नेटवर्क, इससे हमारी नेटवर्थ बढ़ेगी, और नेटवर्थ को अगर हमारा जैसे लास्ट ईयर ओवरऑल CRAR 35% था, तो अगर हम 30% के आसपास CRAR भी रखें तो ये पैसा हमारे फ्यूचर में हमारी AUM जो अभी 6050 पे है उससे ग्रो करके दुगना या 2.5 गुना जो है बना सकता है। ओके। और सर लास्ट में सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ओवरऑल आपका एट्रिशन थोड़ा ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स अभी आप ले रहे हैं कि आने वाले समय में एट्रिशन पे आप थोड़ा कंट्रोल कर पाए? या देखिए, एट्रिशन ज़्यादातर फील्ड लेवल टीम पे है। अगर मैं कहूँ कि हमारे जो लीडरशिप टीम है या मैनेजमेंट टीम है AVP एंड अबव, तो वहाँ पे हमारा पिछले साल का एट्रिशन सिर्फ 3.4% रहा है, जो कि बहुत ही कम है। और फील्ड टीम पे भी अगर मैं देख लूँ, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं जिनकी रेटिंग टॉप है या नेक्स्ट है उसमें भी जो है एट्रिशन सिर्फ 7.2% का रहा है पिछले साल। तो एट्रिशन की प्रॉब्लम ना तो हमारे मैनेजमेंट टीम में है, ना ही हमारे टॉप परफॉर्मिंग फील्ड टीम पे है। ये ज़रूर देखा है हमने कि जब लोग नया ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम DSA और कनेक्टर्स नहीं यूज़ करते हैं, तो कई बार जो नए एम्प्लॉयज़ आती हैं उनको इसमें दिक्कत दिखती है, क्योंकि वो अगर किसी और NBFC से आए हैं जहाँ पे DSA यूज़ होता है, तो उनको यहाँ पे दिक्कत दिखती है। तो वहाँ पे एट्रिशन थोड़ा सा होता है और कोशिश है कि उसको भी कम किया जाए, लेकिन एट्रिशन की कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही। ओके, ऑन दैट नोट संजय सर, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका जो IPO आ रहा है उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। और सर आशा रखेंगे कि आपको एक अच्छी लिस्टिंग मिले, और सर हम लिस्टिंग डे पे भी इस तरीके से आपसे बात कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर। ज़रूर नीरज जी, धन्यवाद।